अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। आज एक साल मुकम्मल हो जाएगा जब इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाई गई थी और उन्हें हुकूमत से निकाल दिया गया था। एक इत्तेहाद आया था जिसने कहा था कि मुल्क की मईशत को भी ठीक करना है, मुल्क के खारजा मामलात को भी ठीक करना है, मुल्क के मसाइल का हल उनके पास था। और 11 तारीख को शहबाज शरीफ साहब ने हलफ उठाया था और वज़ीर आज़म बने थे और इस 11 तारीख को उन्हें भी एक साल मुकम्मल हो जाएगा। अब इस एक साल में हुआ क्या? क्या मईशत ठीक हुई? जवाब है नहीं हुई। क्या बैरूनी दुनिया से ताल्लुकात ठीक हो गए? जवाब है कि ताल्लुकात ठीक नहीं हुए। क्या बाइडन का फ़ोन आ गया वज़ीर आज़म को? जी नहीं आया। दोस्त ममालिक ने हमारी मदद कर दी? नहीं की। IMF का प्रोग्राम जो कि इमरान खान के दौर में जहर कातिल था, जिसे आकर इस हुकूमत ने 2 मरतबा उसके रिव्यू किए, तीसरा रिव्यू इसाक डार साहब के आने के बाद से फंसा हुआ है और ऐसा फंसा हुआ है कि मुल्क अब डिफ़ॉल्ट हुआ कि तब डिफ़ॉल्ट हुआ। तो ये कारकर्दगी है एक साल की और ये हुकूमत मज़ीद चाहती है कि आगे जाए और अक्टूबर तो क्या, अक्टूबर के बाद की भी आवाज़ें आ रही हैं कि इलेक्शन नहीं होने। क्यों नहीं होने इलेक्शन? पाकिस्तान की कौम का यही सवाल है। सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आ गया है, उस पर जो जजेस हैं उनके इख्तलाफी नोट हों, दीगर मामलात हों, अदालत ये कहती है कि वो प्रोसीजरल मामलात हैं, वो दीगर मामलात हैं। फ़ैसला वही है जो चीफ जस्टिस और उनकी बेंच ने जारी किया है और इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने उसे तस्लीम किया है और इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया है। तो एक अदालती फ़ैसला मौजूद है, लेकिन यह हुकूमत कहती है कि कोई फ़ैसला ही नहीं है, हम फ़ैसले को मानते ही नहीं हैं। नवाज शरीफ साहब जो अदालत का एहतराम इतना करते हैं कि वो दवा लेने के लिए, अपना इलाज कराने के लिए मुल्क से बाहर तशरीफ़ ले गए थे 4 हफ्तों के लिए, लेकिन वो आज तक वतन वापस नहीं आ रहे हैं। वो कहते हैं कि वो अदालतों का एहतराम करते हैं, लेकिन उनका एहतराम इतना है कि बार बार बुलाने पर एब्सकॉन्डर होने के बावजूद वापस नहीं आ रहे। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन पर तनकीद कर रहे हैं और उनसे इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं। उनकी पूरी पार्टी इस्तीफ़े का मुतालबा कर रही है। हुकूमत को क्या करना चाहिए? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाना चाहिए या ये मुतालबा करना चाहिए? ये सवालात रखते हैं अपने मेहमानों के सामने कि हुकूमत की तरह बिहेव क्यों नहीं कर पा रही, जो काम हुकूमत को करने चाहिए वो क्यों नहीं कर पा रही, कानूनी और आइनी तौर पर, सियासी तौर पर चीज़ों को गड़मड़ करने से क्या वो हासिल करना चाहती है और क्या वो हासिल कर सकेगी। इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तजज़ियाकार जनाब मुर्तज़ा सोलंकी साहब और जनाब मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सर मज़हर अब्बास साहब फरमाइएगा, काफ़ी दिनों के बाद आज आपसे प्रोग्राम में बात हो रही है, ये फरमाइएगा कि क्या हुकूमत हीले बहानों से आइन के तकाज़े को वाकई पीछे छोड़ सकती है और अदालत का फैसला भी उसके सामने कुछ नहीं होगा, आइनी तकाज़ा भी कोई नहीं होगा और इलेक्शन ना कराकर हुकूमत वाकई आगे बढ़ सकती है? मौका मौजूद है उसके पास कि वो सर्वाइव कर सके? शुक्रिया मसूद। देखिए, आपने कहा कि एक साल मुकम्मल हो गया। PDM की जमातों को ख़ुद बैठ के ये सोचना चाहिए कि इस एक साल पहले वो कहाँ खड़े थे और किस पोजीशन पे खड़े थे। दिसंबर, जनवरी या मार्च 2022 तक, इवन अप्रैल के शुरू तक, यानी 2021 और 2022 में वो कहाँ खड़े थे। जो आखिरी बल्दियाती इलेक्शन मार्च 2022 में हुआ था, जो खैबर पख्तूनख्वा में हुआ था, उसमें JUI जो है वो पहले फेज़ में जीत गई थी इलेक्शन। जो 2021 में जो इंतखाबात हुए उसमें मेजॉरिटी के इलेक्शंस जो हैं वो जीते। अब वो खुद आप इससे अंदाज़ा वो करें कि उसके बाद जो है उनका नुकसान कितना हुआ है और इसको देखें कि ये जो अदम एतमाद की तहरीक लाके इस नोशन के तहत जो वो कहते हैं कि जी मईशत तबाह हो रही थी, एक उनका ये पॉइंट है, इस वजह से अदम एतमाद की तहरीक लाई गई, इस गवर्नमेंट को ख़त्म की गई। दूसरे उनका ये है कि ये फाशिज्म की तरफ थे, ये जनरल फैज़ को आर्मी चीफ ला के जो है अपने ओपोनेंट्स को जो है वो क्रश करना चाहते थे। अब अदम एतमाद की तहरीक आई, अब इस एक साल का वो खुद जायज़ा लें, बाकी हमें छोड़े, हम क्या समझते हैं, भट्टी साहब क्या समझते हैं, मुर्तज़ा क्या समझते हैं। उन्होंने क्या अचीव किया इन एक साल में? यानी एक आदमी जिसका ग्राफ नीचे जा रहा था, जिसको वो कहते थे कि वो फाशिज्म की तरफ है, आज उसका ग्राफ जो है वो सबसे ऊपर है। ये हुआ। मईशत जो तबाह हो रही थी, जिसको ऊपर लाना था उन्हें,
वो मईशत बिल्कुल जो है खाई वो, में गिर जिस गई। तरह आपने खुद कहा कि आप डिफ़ॉल्ट होते हैं या नहीं होते हैं, आज आप को किसी को नहीं पता। जो चीज़ें वो कर सकते थे, 2 चीज़ें वो ये कर सकते थे कि वो उनके दौर में, इमरान खान साहब के दौर में जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई थी, वो एक मिसाल कायम करते कि आज उनके पूरे 1 साल में कोई भी सियासी कैदी नहीं होता। ठीक। तो आप फखरिया कहते कि इमरान खान साहब ने हमारे साथ बहुत ज़्यादती की, लेकिन देखें इन 1 साल में हमने कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं की। यानी बाकी तो छोड़ें, जो इमरान खान के केसेस हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन जो ऑप्टिक्स हैं वो क्या होते हैं? ऑप्टिक्स कि अगर आप किसी पॉलिटिकल वर्कर को, पॉलिटिकल लीडर को मुंह पर कपड़ा डाल के लाते हैं, हथकड़ी लगा के लेकर आते हैं, तो वो जाहिर है फिर आपने अपने आप को वहीं जाके खड़ा कर दिया। बिल्कुल दूसरी तरह अच्छी गवर्नेंस की मिसालें कायम करते हैं, गुड गवर्नेंस की कोई मिसाल कायम करते आप, ऑस्टेरिटी की कोई मिसाल कायम करते आप अपनी कैबिनेट को 12 से 15 से ज़्यादा बढ़ाते नहीं। तो ये वो मिसालें कायम करके आप एक अच्छी पॉलिटिकल पोजीशन पर होते हैं तमाम तरह। और लोग फिर ये भी बात सुनते हैं कि जाहिर है महंगाई तो नहीं रुकती है, महंगाई जो सिचुएशन है उसमें तो, लेकिन आप लोगों को कम से कम कन्विंस करने में ये होते, तो उसमें वो नाकाम रहे। इमरान खान साहब को अगर हम देखें तो इमरान खान साहब ने 1 साल में, ठीक है पॉपुलैरिटी ग्राफ उनका बहुत ऊपर गया है, लेकिन उन्होंने बड़ी बुनियादी सियासी गलतियां की हैं एज एन अपोजिशन लीडर। कौमी असेंबली से निकल के पहली गलती, क्योंकि इसलिए वो गलती है जिसको वो जस्टिफाइड इस तरह करने की कोशिश करते हैं कि जी जो है ये जो है इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है और ये जो पार्लियामेंट है, लेकिन आज उसी पार्लियामेंट में आप वापस जाने की बात कर रहे हैं, तो पहले क्यों निकले थे? ठीक है, अगर पार्लियामेंट में वो रहते और बाहर एहतजाज करते रहते, पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज करते रहते, तो आप ज्यादा इफेक्टिव ऑपोजिशन का किरदार अदा करते। आज की सिचुएशन में आपको ये सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ता। आपके पास 60% पाकिस्तान आपके हाथ में था। बिल्कुल सही मजहर साहब, मगर ये इमरान खान साहब की जो गलतियां हैं, जो उनसे सियासी गलतियां हुई, उसके बावजूद उनकी पोजीशन मुस्तहकम है, वो ज्यादा बेहतर पोजीशन पे रही। हाँ, वो मसूद इस वजह से बेहतर पोजीशन में, क्योंकि दूसरा फरीक जो है वो गलतियों पे गलतियां कर रहा है। मैं मुर्जा सोलंकी साहब को, मुर्जा साहब 1 साल ये मुकम्मल हो रहा है और ये इलेक्शन में जाने के लिए तैयार नहीं है हुकूमत, इलेक्शन कराने के मूड में, बल्कि इलेक्शन से तो ऐसा लगता है डर लग रहा है, यानी सियालकोट से अपना बंदा विड्रॉ करा लेना, बाई इलेक्शन में ना जाना। तो इस पोजीशन में ये इत्तेहाद खड़ा हुआ है, खासतौर पर नून लीग खड़ी हुई है। तो बहुत फाश गलतियां हुई हैं हुकूमत में आने के बाद, हुकूमत चलाने के हवाले से, और जो मकासद थे वो हासिल नहीं हो सके, हुकूमत के लेने के देने पड़ गया उल्टा, और अभी इलेक्शन से भागने की जो तैयारी कर रहे हैं। क्या ये मुमकिन हो सकेगा कि इलेक्शन से फरार मिल सके, क्योंकि आइन तो इजाज़त नहीं देता? देखें, सियासतदान जो कहते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि उसके पीछे उनका मकसद भी वही हो जो कि वो बयान करते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह से है कि जी हम सिर्फ मईशत को ठीक करेंगे और फलां करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इमरान खान फरमाते थे कि जी वो गैर मुल्की साजिश है और फलां है, लेकिन वो फिर वो भी यू टर्न लेते हैं, दूसरे लोग भी लेते हैं। जो असल वजह थी इमरान खान को हटाने की, वो आपको मालूम है, और वो वजह ये थी कि जो अपोजिशन की जमातें थीं उनको ये नज़र आ रहा था कि इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के कुछ धड़ों के साथ मिलकर यानी एक ऐसा सियासी निज़ाम तख्लीक करने जा रहे हैं। इसको आसानी से समझूं ये कि उस वक्त की फौजी इस्टेब्लिशमेंट को हटाने के लिए उस वक्त की अपोजिशन ने इमरान खान को हटाया था। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि अपोजिशन का ये ख्याल था, और उसमें शायद कुछ वज़न भी है, कि इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोगों के साथ मिलकर एक ऐसा सियासी निज़ाम तख्लीक करने जा रहे थे जिसमें अपोजिशन की कोई जगह नहीं होगी, पार्लिमान की कोई जगह नहीं होगी, वफाकी निज़ाम की कोई जगह नहीं होगी, आज़ाद मीडिया की कोई जगह नहीं होगी, और अल्टीमेटली ये जो लोग आज हुक्मरान बने बैठे हैं इनकी कोई जगह नहीं होगी। तो एक तो ये सूरत हाल थी। दूसरा ये कि उन्होंने फ़ायदा उठाया
इमरान खान की गलती का जो कि अक्टूबर 2021 में उसने की, जब उन्होंने अपना जो मुस्तकबिल का जो सियासी बिसात बिछाना चाहते थे, जिसमें जनरल फैज़ हमीद ने एक अहम किरदार अदा करना था, जब उनको हटाने से इनकार किया तो वहाँ से मामलात जो है वो उनके ख़राब हुए। अब गलतियाँ हर जगह से हुई हैं। मेरे ख्याल में अगर जो नवाज शरीफ ने इनको मशवरा दिया था कि आप फौरन इलेक्शन करा लें, मैं जरा और समझ लूँ इस बात को कि ये जो हुकूमत आई थी ये मईशत ठीक करने नहीं आई थी, ये बैनुल अक़वामी ताल्लुकात ठीक करने नहीं आई थी, ये किसी फाशिज़म के ख़िलाफ़ नहीं आई थी, ये आई थी इमरान खान का और उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी उसका रास्ता रोकने के लिए कि कहीं ये जो अब पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग हैं इनके खिलाफ जो केसेस हैं वो मंतकी अंजाम तक ना पहुंच जाएं और ये फारिग ना हो जाएं। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल में जो फाशिज्म का एक चेहरा मैंने देखा है 4 साल में, वो ठीक ठाक से फाशिज्म थी। जो पीका का ऑर्डिनेंस लेकर आ रहे थे, जिस तरीके से 36 बिल 1 घंटे के अंदर उन्होंने मंजूर किए, जिस तरह से NFC अकार्ड जो है वो गैर आइनी तौर पर उन्होंने बनाया, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन में ये तैनातियाँ कर रहे थे, जिस तरह से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आरिफ अलवी ने बनाई थी, तो वो जमहूरियत नहीं थी, वो खुद एक फाशिज्म थी और उससे वो बदतर उनका मंसूबा था। फॉरेन रिलेशंस जो है मेरे ख्याल में इस हुकूमत के इमरान खान से बेहतर है, लेकिन मसला ये है कि इस वक्त एक ऐसा मुआशी बहरान है जो कि सियासी अदम इस्तेहकाम ने उसको मजीद ख़राब किया है, इसको वो ठीक नहीं कर सके, ये एक हकीकत है। ठीक है, तो इस वक्त की जमहूरियत जो है उस जमहूरियत से बेहतर आपको नजर आ रही है? देखिए, जमहूरियत होगी जब इलेक्शन होंगे, और मेरा ख्याल है कि होने चाहिए, अक्टूबर में पूरे मुल्क में होने चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन का मुद्दा सर अक्टूबर में क्यों? असेंबलियां जो तहलील हुई हैं पंजाब की और KP की, उसके मुताबिक तो इलेक्शन 90 दिन में होने थे, तो अप्रैल में होने थे, अब अदालत ने अगली तारीख दे दी है मई की, इसमें क्यों नहीं? जी, आइन में लिखा है कि 90 दिन में होंगे अगर वक्त से पहले असेंबली तहलील होगी, लेकिन आइन में यह भी लिखा है कि आज़ादाना और मुनसिफाना होंगे। आइन में यह भी लिखा है कि निगरान हुकूमतों का सेटअप होगा, जो सारा उड़ गया है इस पूरी हरकत में। निगरान हुकूमतें हैं तो सर, निगरान हुकूमतें तो हैं मुर्तज़ा साहब। जी, लेकिन इस्लामाबाद में निगरान हुकूमत नहीं है, और अभी अगर मई में इलेक्शन कराएंगे जैसा कि 14 मई की तारीख दी गई है, जी जी, तो उसके बाद जो असेंबलीज इलेक्ट होंगी वो 5 साल के लिए होंगी, ठीक, वो कोई 3 महीने के लिए नहीं होंगी। अच्छा, और इनके पास बेपनाह ताकत होगी कि वो इंतखाबात में धांधली करें, तो अच्छा, वो पूरा जो निज़ाम है निगरान हुकूमतों का वो उड़ जाएगा। ठीक है। अच्छा मज़हर अब्बास साहब, ये बार बार इस्तदलाल दिया जा रहा है हुकूमत की जानिब से, लेकिन मैंने कल रात भी बड़ी गौर से दीगर ममालिक की जमहूरियतों को देखा, इलेक्शन प्रोसेस को देखा। सबसे पुरानी जमहूरियत अमेरिका, वहाँ पर कोई केयर टेकर का निज़ाम नहीं है। बरतानिया, जिससे हमारा निज़ाम माखूज़ है, वहाँ पर कोई केयर टेकर का निज़ाम नहीं है। बराबर में इंडिया है, वहाँ पर आए दिन इलेक्शन होते हैं, मुख्तलिफ रियासतों में कोई केयर टेकर का निज़ाम मौजूद नहीं है। हमारे यहाँ भी जब ये तरमीम की गई थी, गालिबन यही सोच थी कि केयर टेकर के निज़ाम से निकलना चाहिए, इलेक्शन वैसे भी हो जाते हैं, जो मौजूदा हुकूमत होती है उस अपने इख्तियारात महदूद कर लेती है। लेकिन इस वक्त ये कहा जा रहा है कि जी लाजमी है कि केयर टेकर होनी चाहिए, वरना नहीं। तो ये आइन बनाने वालों से, तरमीम करने वालों से गलती हो गई थी, या अब उन्हें यह एहसास हो रहा है कि नहीं नहीं हमने उस वक्त किया तो ठीक था, लेकिन इस वक्त के हवाले से गलती यही है? नहीं, ये बात नहीं है। जिन मुल्कों की आपने मिसालें दी वहाँ एम्पायर्स नहीं होते, वहाँ इलेक्शन मैनिपुलेट नहीं होते। नहीं तो हम भी तो इस्लामी जमहूरियाँ हैं ना, मैनेज नहीं होती वहाँ जमातें बनाई नहीं जाती और तोड़ी नहीं जाती। तो उन ममालिक की मिसालें तो मेरा ख्याल है हमें नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो मिसाली मुल्क हैं जमहूरियत के लिहाज से। ठीक है, उनके इलेक्शन कमीशन इतने ताकतवर होते हैं कि जिन्हें आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। और ये सारी चीज़ें हमें अपने यहाँ देखनी चाहिए कि हमारे यहाँ चूँकि एक डिस्ट्रस्ट है, वरना तो आप देखें ना कि अगर एक अच्छी मिसालें हमने यहाँ पॉलिटिकल मिसालें होती तो भले जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है वो इलेक्शन करा देती, किसी को एतराज़ नहीं होता। लेकिन 77 का एक्सपीरियंस हमारे यहाँ ख़राब हुआ, और उसी के बाद ये सोच डेवलप हुई।
कि 77 के इलेक्शन में, वैसे तो 70 का इलेक्शन भी जो है वो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के तहत हुआ था, वो बज़ाहिर इलेक्शन तो ठीक था। मसद साहब मुझे ये बताएं ना कि ये बात जो इस वक्त आपने फरमाई है, ये टूट गया। हम भी समझते हैं। असल चीज़ ये है कि एक तो एक दूसरे पर एतमाद की ज़रूरत का फुकदान है, ठीक, इसलिए इंटरम गवर्नमेंट की बात करती है। और फिर इंटरम गवर्नमेंट भी जब हम बनाते हैं तो आप सोचें ना, हमारी जो सियासी सोच है हर तरफ, वो कितनी परागंदा हो गई है कि हम चीफ जस्टिस के बारे में, चीफ जजेस के बारे में ये सोचते हैं कि ये मेरा जज है, ये उसका जज है, ये मेरा आर्मी चीफ है, ये उसका आर्मी चीफ है, ये मेरा इंटरम प्राइम मिनिस्टर है, ये उसका इंटरम प्राइम मिनिस्टर है। तो इसका मतलब है हम मेरिट को तो वहीं कत्ल कर देते हैं। हम मेरिट की बुनियाद पे तो चीज़ों को देखते ही नहीं हैं। ठीक है, हम उसके पूरे बैकग्राउंड को देखते हैं। अब जब ये गुफ्तगू होती है कि जी किसको इंटरम चीफ मिनिस्टर या इंटरम प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, तो क्या सोच वो होती है कि यार ऐसे शख्स को बनाया जाए जो मुझसे करीब हो, ऐसे शख्स को नहीं बनाया जाए जो मुझे भी नो कर सके। ठीक, ये जो चीज़ है ये हमारे यहाँ, इसलिए इवन इंटरम सेटअप का भी अब कंट्रोवर्शियल हो गया है ना। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये जो अभी मुर्तज़ा बात कर रहे थे, उसूली तौर पे देखें, जहाँ 90 डेज़ में इलेक्शंस है, वहाँ ये बात भी तो बताई जाए ना कि पंजाब असेंबली और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली डिसॉल्व करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। यानी जब ये बात करते हैं कि जी 90 रोज़ में, बिल्कुल ठीक है, आइन में लिखा है 90 रोज़ में इलेक्शन हो, जैसी असेंबली तहलील होगी उसके 90 रोज़ में इलेक्शन होने चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सवाल ये है कि वो असेंबलियाँ तहलील क्यों की आपने। मज़हर साहब, ये जो आप बात कह रहे हैं कि ये बताया जाए कि असेंबलियाँ तहलील क्यों हुई, तो ये तो चीफ मिनिस्टर की सवाबदीद है। चीफ मिनिस्टर को किसी ने भी मशवरा दिया नहीं दिया, किसी ने कहा नहीं कहा, उसने फैसला तो अपनी विल पे करना है, उसने अपनी विल पे फैसला किया। अब इसी तरह जब ये हुकूमत बनी है, सर सवाल मुकम्मल कर लूँ, जब ये हुकूमत बनी है पीडीएम की हुकूमत, तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जी आपने फौरन इलेक्शन में चले जाना है। जरदारी साहब ने और मौलाना फजल रहमान ने कहा कि नहीं जी हमने हुकूमत आगे लेके पढ़नी है। यानी ये फैसले तो बाहर से, नवाज शरीफ साहब का अगर फैसला मान लिया जाता तो ये हुकूमत नहीं होती, फिर उसे ख़त्म कर देना चाहिए था, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने मशवरा दे दिया था। मैं तो एक वैसे बात कह रहा था जी कि ये सवाबदीदी इख्तियार तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है, अनटिल आप अमेंड नहीं करेंगे, बिल्कुल ठीक है, सवाबदीदी इख्तियार है कि आपने कर दी। मैं तो उस रैशनल की बात कह रहा हूँ ना, कि उसमें रैशनल क्या था, उसमें क्या रैशनल था कि असेंबली तहलील कर दी। भट्टी साहब ये बताएं कि चीफ जस्टिस साहब से भी इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है अब हुकूमत की जमातों ने। बिलावल साहब कह रहे हैं जी आप अपनी जिम्मेदारियां किसी और को सौंप दें। वो ये भी कह रहे हैं कि अदालत का फैसला कोई मौजूद ही नहीं है, अगर है तो भी हम इसे नहीं मानते, इलेक्शन वक्त पर नहीं हो सकता, 10 की उसकी वजूहात आ गई। ये मुमकिन है इस हुकूमत के लिए, जो वीक हुकूमत है, एक साल में जिसकी कारकर्दगी कोई मौजूद नहीं है, जो आवाम में जाने से इस वक्त घबरा रही है, उसके लिए मुमकिन है कि वो इलेक्शन को डिले कर दे? मसूद भाई, बहरान पर इस्तीफ़ा देना है तो मेरा ख्याल है कि इफ्तारी से पहले शहबाज गवर्नमेंट को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, और इन सारों को, ये 85-87 जो काबीना है, इन सारों को घर चले जाना चाहिए अगर बहरानों पर, या अगर कोई इस तरह इस्तीफ़ा देना है। दूसरी बात यह है कि इनकी इस इस्तीफ़े की डिमांड वैसे ही है जैसी वो नहीं होती किसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये वैसी डिमांड है जैसे एक वफाकी काबीना ने अनारकी की बुनियाद रखी और हर एक को नीचे तक मैसेज दिया कि अगर आप ताकतवर हैं तो आप कोर्ट का फ़ैसला रद्द भी कर सकते हैं। अगर कोई कल कातिल हो उसको सजाए फांसी दे दी जाए तो वो घर बैठ के कहे कि नाश्ते पे अपने सारे रिश्तेदारों को बुलाकर कि भाई मैं मुस्तरद करता हूँ इस फैसले को। और अगर आप ज़्यादा थोड़े से और ताकतवर हैं तो रिज़र्व 40 सीटों वाली ख़वातीन को बिठाकर और बंदों को बिठाकर, तो खैर आप 40 मेंबरान, जो पहले ही गैर फ़ाल असम्बली है, पहले ही अधूरी असम्बली, पहले ही इखलाकी बरतरी के बगैर असम्बली है, उस असम्बली से आप एक करारदाद भी ला सकते हैं और कह सकते हैं कि हम ये फ़ैसला मुस्तरद करते हैं। यानी अब 1 साल हो गया है, 1 साल इस हुकूमत को तकरीबन 11.5 महीने, कोई महंगाई पर मुश्तरका इजलास, पार्लिमानी लीडर्स इजलास, वीडियो लिंक्स, फुल
समातें, वफाकी काबीना के 2 दिन में 2 हंगामी इजलास, महंगाई पर, बेरोज़गारी पर, गुर्बत पर, ये क्या तमाशा इन्होंने लगाया हुआ है। और इनके तमाशों को हम किस तरह ग्लैमराइज करते हैं। मुझे बताइए कि ये मसला क्यों पहुंचा इधर सुप्रीम कोर्ट, मसला क्यों लाहौर हाई कोर्ट पहुंचा, मसला क्यों पार्लियामेंट की करारदाद, फायज़ ईसा के बेंच के फैसले और ये जो बाकी वफाकी काबीना के हंगामी इजलास और इन यहाँ तक मसला क्यों पहुंचा। अगर आप में रत्ती भर भी जमहूरियत होती, रत्ती भर भी आइन परस्ती होती, रत्ती भर भी, अच्छा एक मुझे आज अभी मैं आपके प्रोग्राम की तरफ आ रहा था, मुझे एक बात याद आ रही, एक डिक्टेटर आकर क्या करता है, आइन को मुअत्तल करता है ना। मुशर्रफ क्यों गद्दार था, आइन को मुअत्तल किया, क्यों गद्दार कहा गया मुशर्रफ को, अदालत आइन को मुअत्तल किया गया। डिक्टेटर क्या करता है, आइन की नहीं मानता, जमहूरियत को तय-ओ-बाला करता है, वोट को तय-ओ-बाला करता है, और कोर्टों की, अदालतों की नहीं मानता। ये क्या कर रहे हैं, आइन की नहीं मान रहे, सुप्रीम कोर्ट की नहीं मान रहे, ये पार्लियामेंट की जो इलेक्शन की असल रूह इलेक्शन है उसकी नहीं मान रहे, जमहूरियत की असल रूह जो इलेक्शन है। ये क्या कर रहे हैं। इनसे बड़ा कोई डिक्टेटर हो सकता है। वो देख, मुनाफकत, एक सिविलियन डिक्टेटर, ऊपर से मुनाफकत, कितनी बड़ी मुनाफकत है यार जालिमों। इसमें पढ़ो कि जब असम्बलियां टूटी, आप खुद कह रहे थे गारंटी देते हैं हम इलेक्शन करवाते हैं, खैर कौमी असम्बली का भी आप कह रहे थे कि जालिए छोड़ दें। अगर आप असम्बलियां टूटी, मुल्क इलेक्शन की तरफ चला जाता 2 असम्बलियों के, तो कहाँ आता लाहौर हाई कोर्ट में फैसला, कहाँ आता पेशावर हाई कोर्ट में फैसला। कई बार इस पे बात कर, लेकिन चूंकि गजनी याददाश्त एक मरतबा फिर रिपीट कर लेने दीजिए। कहाँ आता लाहौर हाई कोर्ट, कहाँ आता पेशावर हाई कोर्ट, कहाँ चीफ जस्टिस को लेना, क्यों ज़रूरत पड़ती आज खुद नोटिस लेने की, क्यों 9 रुकनी, क्यों 7 रुकनी, क्यों 5 रुकनी, क्यों। मुझे ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद ये जो आज अदालतों को मतून किया जा रहा है और चीफ जस्टिस साहब पर जो इल्ज़ामात की बारिश है, यही चीफ जस्टिस साहब थे। ठीक 1 साल पहले आज ही की तारीख थी, आज ही की रात थी, इन्होंने अदालत खोली थी, इमरान खान की हुकूमत को फारिग किया था। और अब 1 साल में पीडीएम के लिए यही चीफ जस्टिस साहब सबसे बड़े जो हैं वो उनके गालिबन दुश्मन मालूम हो रहे हैं या सबसे बड़े इन हुकूमत के मुखालिफ मालूम हो रहे हैं। ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्यों है कि कभी ये नहीं मानते, कभी वो नहीं मानते। अदालत के फैसले को मानना चाहिए, शख्सियात को बख्श देना चाहिए। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक। सर मुर्तज़ा सोलंकी साहब, यही अता बंदियाल साहब थे, 1 साल पहले इन्होंने ही रात में अदालत लगाई, इमरान खान साहब की हुकूमत घर गई, इसी दबाव में सारा कुछ हुआ। लेकिन 1 साल के बाद जब वही चीफ जस्टिस फैसले करते हैं तो उन पर वो हुकूमत जो कल इनका शुक्रिया अदा करती थी कि आपने अदालत लगाई और बड़ा अच्छा काम किया, वो आज इस हद तक पहुँच जाती है कि जी आप घर जाएँ, आप इस काबिल ही नहीं है कि आप चीफ जस्टिस रहें। इस तरह की ज़बान इस्तेमाल। तो सर उसूली तौर पर तो जो फैसला कोर्ट का आ जाए उसे मानना होता है, उसे मानना चाहिए, लेकिन उसे मानने को तैयार नहीं है और शख्सियात को टारगेट किया जा रहा है। सर ये रवैया माजी में भी रहा, ये अब भी मौजूद है, पहले भी इससे नुकसान पहुंचाया, अभी भी पहुंचा रहा है। आपको लगता है कि इससे कोई हासिल फ़ायदा होगा मौजूदा इत्तेहाद को? मुझे नहीं मालूम कि इस इत्तेहाद को किस चीज़ से फ़ायदा होगा, किससे नुकसान होगा, वो इत्तेहाद खुद फैसला कर लेगा। लेकिन ये जो आप 2 फैसलों का मवाजना कर रहे हैं, ये मवाजना बनता नहीं है, इसलिए कि आर्टिकल 95 के तहत आप ये देखें, जब तहरीक अदम एतमाद पेश हुई थी, वो हुई थी 8 मार्च को, ठीक, और वो 14 दिन के अंदर होनी थी। पहले उन्होंने इसको वायलेट किया और उसके बाद 3 अप्रैल को सर मैं फैसलों का मवाजना नहीं कर रहा, मैं शख्सियत की बात कर रहा हूं कि यही चीफ मवाजना नहीं, ये चीफ जस्टिस का इख्तियार नहीं था, क्योंकि आप उस दिन के दस्तावेज देख लें, उसमें लिखा है कि 12 जजेस ने इत्तेफाक राय से चीफ जस्टिस के साथ इसका नोटिस लिया। जी जी, ये इस तरह का नहीं था कि जी वो आपने 2 अरकान पे एक नोट पकड़ाया। मैंने ये सवाल किया इसलिए कि चीफ, फिर वो 7 का बना, मोटो लेना चीफ जस्टिस का इख्तियार है, फिर वो 4 का बना, फिर वो 3 का बना। तो इस तरह का
तमाशा नहीं था। सर चीफ अब उस वक्त आपके भी पास उस वक्त भी clearly सोमोटो चीफ टर्मिनल जस्टिस का आके- इख्तियार था, 12 जजेस का नहीं था, तो चीफ जस्टिस ने ही ये सोमोटो लिया था। वो ठीक है, लेकिन उसके पीछे पूरी सुप्रीम कोर्ट की अखलाकी ताकत थी जो कि इस वक्त मौजूद नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसका मवाजना नहीं बनता। और सिर्फ यही बात नहीं है, ये जो 14 मई के इलेक्शन कराने जा रहे हैं, इसके अंदर और भी बहुत सारे मसाइल हैं। मिसाल के तौर पर खुद अतर मिनल्ला ने पहले ही दिन ये सवाल उठाया था कि क्या ये सब लोगों को नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम कि ये असेंबलियां इमरान खान ने जबरदस्ती तहलील करवाई हैं। वज़राए आला ने कहा कि हम नहीं तोड़ना चाहते, काबीना के अरकान ने कहा कि हम नहीं तोड़ना चाहते, जबरदस्ती उन्होंने कराया, क्योंकि इसका मकसद जो वफाकी हुकूमत है उसको ब्लैकमेल करके दबाव डालकर उनको इलेक्शन के लिए मजबूर करना था, ये उसका मकसद सर था। क्या लेकिन जस्टिस आप अतर मिनुल्लाह ये साहब की वक्त से पहले रिमार्क्स इंतखाब करा के और उनका वफाक के लिए नोट शदीद खतरात पैदा कर ये रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अब के ये- फैसले को मुतासिर अभी करते जब हैं ये क्या? इलेक्शन होंगे यानी तो उसे हर गैर दफा गैर खैबर मौसर कर देते पख्तूनख्वा और हैं। पंजाब के 5 महीने पहले इलेक्शन होंगे। इसका मतलब है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा तय करेगा कि पाकिस्तान पर हुकूमत किसने करनी है। अगर आपने मुल्क ऐसे ही चलाना है तो मुझे बताएं कि सिंध और बलूचिस्तान के लोगों के लिए क्या दिलचस्पी है इस मुल्क के सियासी निज़ाम में, ज़रा सोच लें। ठीक, मजहर साहब, मेरा वही सवाल है, मैं ये नहीं समझ पा रहा कि जैसे भट्टी साहब कह रहे हैं कि रूल करना है पंजाब को या केपी को, भाई आइन में मौजूद है ना, तो आइन बनाने वालों ने ये शिक रखी क्यों थी? उस वक्त उनसे गलती से मिस्टेक हो गई थी, गलती कर दी थी उन्होंने उस वक्त। नहीं, गलती नहीं की थी, उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि आगे चल के कौन सी क़यादत आएगी। जो है, देखिए सीधी सी बात है। मैं तो फिर ये कह रहा हूँ कि मैं तो पहले दिन से ये कहता हूँ और मेरा इस पे कंसिडर्ड ओपिनियन है कि अदम एतमाद की तहरीक लाकर एक उस तसलसल को तोड़ा गया जो कि 2008 में शुरू हुआ था। और मैं इस बात पे कन्विंस हूँ कि अदम एतमाद की तहरीक नहीं आनी चाहिए थी, और उसके रैशनल ये हैं कि जो अदम एतमाद की तहरीक आई वो उन फरीक़ों के साथ मिलकर लाई गई जिन फरीक़ों ने 2018 में जो है वो इमरान खान की हुकूमत बनवाई थी। तो आपने वो सहूलतकारी का किरदार अदा किया जिस तरह 2018 में हुआ था। 2018 में इमरान खान की हुकूमत नहीं बनने जा रही थी। अगर वो कोलिशन पार्टनर्स उनका साथ नहीं देते जिन्हें ज़ोर ज़बरदस्ती से, और अब तो चीज़ें खुलकर सामने आ गई हैं कि ज़ोर ज़बरदस्ती से उनको उस हुकूमत बनवाई गई, तो वही लोग जिन्होंने 2018 में हुकूमत बनवाई थी उन्हीं लोगों ने 2022 में हुकूमत ख़त्म करवाई। ये बात कोई माने या ना माने। मजहर साहब, ये इस पॉइंट पर ज़रा मुझे और मैं आपसे सीखना चाह रहा हूँ कि हम 2018 की तो बात करते हैं, 2008 में मुल्क में एक वेव थी, बीबी की असैसिनेशन हो चुकी थी और पीपल्स पार्टी को पूरे मुल्क से वोट पड़ना था, पंजाब से वोट नहीं पड़ा। तो ये 2008 में भी हुआ। 2002 का इलेक्शन काफ लीग बनवाई गई, मैं बहुत पीछे नहीं जा रहा, 2002 में काफ लीग बनवाई गई, मुशर्रफ साहब लेकर आए, उसको जितवाया गया। नवाज शरीफ साहब जब जितनी मरतबा भी आए, जब उनको 2/3 मेजॉरिटी दिलवाई गई तो दिलवाई गई ना, थी तो नहीं मेजॉरिटी। तो सर ये तो सबके साथ रवैया रहा है, हमारे मुल्क का तो निज़ाम यही रहा है। नहीं, तो मैं आपसे वही तो बात कह रहा हूँ, तो कहाँ बेहतरी लाएं आप कोई तो एक स्टेज हो ना जहाँ से आप बेहतर जो है तरीका अडॉप्ट करें। बिल्कुल सही सर, वही तो सियासी रैशनल आना चाहिए। ये जो सियासी रैशनल की बात है, आप अब ये जो दोनों बड़ी जमातें, खासतौर पे पीपल्स पार्टी और नून लीग, यही तो हमें बताती रही। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इन्होंने किया, जमहूरियत को लेकर चलना और जमहूरियत की शफाफियत और जमहूरियत का इर्तिका, ये सब कुछ तो ये हमें बताते रहे। आज जब ये वक्त पड़ा है तो ये दूसरी साइड पे जाके खड़े हो गए। इमरान खान से हम क्या गिला करें? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये तो हमारा एक पॉलिटिकल कल्चर बनता जा रहा है ना, कि हम जो है वो कहीं ना कहीं जाके खड़े, मतलब सुप्रीम कोर्ट, देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो हो रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर की लड़ाई। बिल्कुल ठीक। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़नी चाहिए। जो फेलो जजेस हैं वो इख्तलाफ करते हैं, कुछ लोग चीफ जस्टिस के साथ हैं, कुछ लोग चीफ जस्टिस के खिलाफ हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट की इंटरनल लड़ाई इलेक्शन पे नहीं है, इंटरनल लड़ाई सुओ मोटो के तरीक़ेकार पर है। बिल्कुल ऐसे ही है। और सुओ मोटो लेना चाहिए था, नहीं लेना चाहिए था, बनता था, नहीं बनता था, ये उस पर है लड़ाई।
अब जैसे भट्टी साहब बात कह रहे थे शुरू में कि ये आता ही नहीं अगर आप 90 रोज में इलेक्शन करा देते, लेकिन अगर 90 रोज में इलेक्शंस का शेड्यूल इलेक्शन कमीशन ने तो फौरन ऐलान कर दिया था। ठीक है। उसमें उसके बाद एक फरीक लाहौर हाई कोर्ट गया, लाहौर हाई कोर्ट में उसने ऑर्डर कर दिया जज ने, उसकी इंटर कोर्ट अपील पेंडिंग थी। अब जब एक मातहत अदालत में एक काम तेजी से चल रहा है तो चीफ जस्टिस को सुओ मोटो लेने की क्या जरूरत थी? यानी मैं अपने नीचे मातहत अदलिया पर अदम एतमाद कर रहा हूं। यहां से सुप्रीम कोर्ट के अंदर कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हुआ। कॉन्फ्लिक्ट इलेक्शंस पे नहीं था, कॉन्फ्लिक्ट 90 डेज पर नहीं था। आज भी वो सारे जजेस जो हैं इस बात पे मुत्तफिक हैं कि इलेक्शन 90 डेज में होने। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट था वो ये था कि एक चीज लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग है, एक ऑर्डर हो गया है, उसके खिलाफ इंटर कोर्ट अपील है, उसका फैसला तो हो जाने दें। मतलब साहब बिल्कुल ये मुख्तलिफ जजेस की तरफ से ये बात आई, रिमार्क्स में भी आई, लेकिन मैंने कुछ लोगों से बात की, पढ़ा तो पता तो ये चला कि अगर अवामी मफाद का मामला हो, कोई आइनी मामला हो तो चीफ जस्टिस अगर कोई मामला हाई कोर्ट में भी मौजूद है तो उस पर सुओ मोटो ले सकते हैं। ये माजी में होता रहा है, उसकी कई मिसालें मौजूद हैं। बहरहाल मुझे यहाँ एक ब्रेक लेना है। जो जजेस बात कर रहे हैं, दोनों तरफ के जजेस जिनमें इख्तलाफ मौजूद है, दोनों काबिल हैं, दोनों मोहतरम हैं, दोनों की सोच में ज़रूर फ़र्क मौजूद है और ये सोच का फ़र्क दुनिया में हर जगह मौजूद होता है। यहाँ पर एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आकर इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं कि चलें ये सब कुछ तो हो रहा है, लेकिन जो मुल्क की हालत है, जो मईशत है, ये कहाँ जा रही है, हालात ठीक नहीं हो रहे, एक के बाद एक बहरान आ रहा है। तो इन बहरानों को कहीं ख़त्म होना है, नहीं होना, क्या होगा आगे? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब भट्टी साहब। 12 महीने हुकूमत के और 6 बड़े बहरान, माशी, सियासी, आइनी, इंतज़ामी, अवामी, पूरा माशरा बहरानों की नज़र कर दिया, लेकिन अभी भी इलेक्शन की कोई तैयारी नहीं है, आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। सर मसाइल का हल क्या है? इमरान खान और उनकी पार्टी कह रही है कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट साथ बैठें, ये बैठने को तैयार नहीं है, चाहते क्या है? पहली बात तो ये है कि मसूद भाई, हम इस तमाशे पे लोग इसको तमाशा कह रहे हैं। मैं आपके इस सवाल पे आने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो इस वक्त चल रहा होता है कि सुप्रीम कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में था तो सुप्रीम कोर्ट में क्यों गया, और फिर 9 रुकनी, फिर 7 रुकनी, फिर 5 रुकनी, दूसरे में 4, 5 रुकनी, 4 रुकनी, 3 रुकनी, और 4 इख्तलाफी नोट, और फायजी साहब बेंच का फैसला, आज को नोटिस, कानून साजी वगैरह वगैरह। लेकिन ये सारे जो मेरे मैं बदयांती लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, हर एक की राय होती है, लेकिन ये सारे लोग जानबूझकर एक स्क्रिप्ट के तहत ये भूल जाते हैं कि इन तमाशों तक पहुँचे क्यों हम। फिर वही क्या क्या तमाशे लगाए जो इलेक्शन कमीशन ने तमाशे लगाए, जो गवर्नर्स ने अपना मुतनाज़ किरदार था, जो हुक्मरान इत्तेहाद ने तमाशे लगाए, और ये इन सारे तमाशों के नतीजे में हम एक नए जगह पे नए तमाशे में पहुंच गए। अब मुझे बताइए क्या किया पाकिस्तान का आइन, क्या क्या कह रहा है, पाकिस्तान की सुप्रीम जो कोर्ट है वो क्या कह रही है। तमाम जजेस काबिल एहतराम, तमाम जजेस का अपनी राय है, लेकिन क्या होना था, क्या हो गया। दूसरी बात आपने सही कहा, 1 साल हो गया, 1 साल में सवा सत्यानाश कर दिया है। वो आतिफ मियाँ का आपने भी आर्टिकल पढ़ा, वो कह रहे हैं टेल, वो जो मईशत है टेल पेस में, वो जैसे जहाज या खुदा न खास्ता जहाज जब हादसे का शिकार होता है ना तो उसका वो घूमता है पिछला हिस्सा, वो जो दुम सी होती घूमती है गिरने से पहले, तो हम इस वक्त उस गिरने से पहले घूम रहे हैं, और ये वही घूम है। यानी एक बदतरीन मुआशी भट्टी साहब, मुझे तो पता नहीं क्यों लग रहा है कि डिफॉल्ट होने से बचा जा सकता है, लेकिन कोई कोशिश नज़र नहीं आ रही। मेरे मुंह में खाक, मुझे गलत लग रहा हो, अल्लाह खैर करे। मुझे लगता है कि ये ऐसी कोशिश हो रही है, और ये जो कोशिश है इसलिए मुमकिन तौर पर, और कुछ आवाज़ें भी ऐसी है कि आगे चल के एमरजेंसी लगाई जाए और अक्टूबर के इलेक्शन भी आगे बढ़ाए जाएँ। क्या वाकई इतना जालिम, इतना क्रूर और इतना ऐसा काम कोई कर सकता है? लोग ऐसे ही उड़ाते होंगे मेरे ख्याल में, झूठ होगा ये सब कुछ। सर
सर इस एक महीने, एक साल में ईवीएम ख़त्म कर दी, कोई खबर हुई आपको? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नैब ख़त्म कर दिया, आपको कोई खबर हुई? आज खुद नोटिस कानून साजी एक दिन में हो गई, एक दिन में फुर्तियों वाली। आप बताइए किसी ने कुछ कर लिया? इसके अलावा इलेक्शन कमीशन पर कानून साजी हो रही है, इलेक्शन कमीशन को मजबूत करने के लिए, और ये सारी असम्बली वो कर रही है अधूरी है जो इखलाकी बरतरी के बगैर। अब ये इस मजबूती में से पता नहीं क्या निकलेगा। इसके अलावा अब जो एमरजेंसी है, यस इस्लामाबाद में अफवाहें हैं कि एमरजेंसी लग सकती है अगर तरीके इंसाफ या इमरान खान मैनेज ना हुए, अगर इलेक्शन डिले करना मैनेज ना हुआ तो एमरजेंसी लग सकती है। हम शुरू में आप चले जाएं वापस, जब अभी 2 असम्बलियाँ मौजूद थी तो परवेज़ इलाही मिलकर आए थे, मुलाकात के बाद आए थे और उन्होंने आके कहा था कि अगर असम्बलियाँ हमने तोड़ दी तो फिर इलेक्शन को भूल जाएं, एमरजेंसी भी लग सकती है। एमरजेंसी एक बात और तशना रह जाएगी, मार्शल लॉ, ये जो IMF नहीं हो रही, IMF से डील नहीं हो रही, क्या हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि IMF के साथ हमारी डील हो जाए? जो ज़रूरी काम है, जो ब्रदर मुल्क ममालिक हमसे चाहते हैं, वो सब कुछ हम कर रहे हैं या हम वो नहीं कर रहे? हम चाह रहे हैं कि IMF प्रोग्राम नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं कर रहे। मान लेना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल का, खैर वो मुजरम और मफरूर को तो छोड़ें जो लंदन में है, उसको छोड़ दीजिए, उसका तो हक ही कोई नहीं है, उनका तो हक ही कोई नहीं है। ये चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब का इस्तीफ़ा मांगने से पहले इनको शहबाज शरीफ साहब का इस्तीफ़ा लेना चाहिए कि शहबाज गवर्नर, शहबाज परफॉर्मेंस, इसहाक डार का लेना चाहिए, उनकी वो नाकाम हो गए। अब मुझे बताइए, कोई बता रहा है कि इस मुल्क में कि वो कौन सी 5 शराइत बाकी रहती हैं जिस पर IMF नहीं मान रहा? मिफ्ता इस्माइल क्यों कह रहे हैं कि IMF हम पर ट्रस्ट नहीं कर रहा? क्यों ये अफवाहें गर्म हैं कि चीन और अमेरिका और पाकिस्तान और ईरान और सऊदी अरब इस सारे खेल में IMF अमेरिका की वजह से पीछे है? क्यों कुछ नहीं बता रहा कोई? यानी कोई दोस्त मुल्क हमारी क्यों मदद नहीं कर रहा? सिवाय ये, आप ज़रा सऊदी अरब वाले अगर पैसे आ गए तो इनकी शराइत देखिएगा, आपको ठंड पड़ जाएंगी। अच्छा, कोई दोस्त मुल्क वैसे क्यों नहीं हमें मदद कर रहा? वो जनेवा कॉन्फ्रेंस कहाँ गई जो 10-12 अरब डॉलर हमें मिलने थे, और उस पर आपने कोई पता नहीं कितने करोड़ों के इश्तिहार भी छाप दिए थे और कहा था देखा हम पे दुनिया कितना ट्रस्ट करती, वो किधर गए? अच्छा, कमर्शियल इदारे हमें क्यों कोई पैसा नहीं दे रहे? अच्छा, आर्मी चीफ ने, साबका आर्मी चीफ ने कॉल की थी नायब अमरीकी वजीर खारजा को कि IMF मान जाए, नहीं माने। दोस्त ममालिक से मदद ली हमने मुख्तलिफ मुल्कों से कि वो फ़ोन करें, नहीं हुआ। अमरीकी सफ़ीर के पाँव पड़े हैं 2-3 मरतबा जाके, वो भी नहीं हुआ। अच्छा, मैं हैंडल कर सकता हूँ, मुझे पता है IMF को कैसे हैंडल करना है, मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा IMF की। किधर है वो बाबा इसहाक डार यार, कहाँ चला गया? ये कभी हमें घुमा देते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ, कभी गुमराह देते हैं 144 मुकदमे इमरान खान के। जिस तरह जमान पार को अपने मैसूर किया था, इसी तरह डॉलर को करें, महंगाई को करें, गुर्बत को करें और बेरोजगारी को करें। 14 जिलों की पुलिस लेकर हमारे मसाइल भी तो हल करें यार। सही, इमरान खान का टक्कू ठपना था, आप इस वजह से आए थे यार, और हमारे लिए भी आए हमारा थे। कुछ इमेज बेहतर हुआ आखिरी बात, क्योंकि यही सब कुछ नहीं हुआ। सिर्फ आपने जेनेवा कॉन्फ्रेंस की भी बात की, हमारा एयरफोर्स 1 जो है ना वो घिस चुका है, वो बहुत बुरी तरह से उसका जो है ना वो बहुत ख़तरनाक तरीके से इस्तेमाल हुआ है। वो जो कहते थे कि मैं कहीं जाता हूँ तो अपनी जेब से खर्च करता हूँ, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया उसको। कोई इसका नतीजा मिल रहा है हमें? सर कौन सी दुनिया और आप कौन से लोग हैं? आपकी क्या औकात है? आपकी क्या हैसियत है? आप वही हैं, बस आप में ताकत है, अब मुझे फेंटी लगा देंगे, मुझ में ताकत है, मैं अगले को फेंटी लगा दूंगा, अगले में ताकत है, वो अगले को फेंटी लगा देगा। आप में ताकत है, आप मेरे पे मुकदमे बना देंगे, मुझ में ताकत है, मैं अगले पे मुकदमे बना दूंगा। हम किसी जोगे नहीं रहे, भिखारी बन गए। वाकई शहबाज शरीफ साहब की ख्वाहिश पूरी हो गई, हम भिखारी हैं, हमारी कोई हैसियत नहीं। पाकिस्तान की बजाय वो, जब लफ्ज़ पाकिस्तान आता है तो कशकोलिस्तान आता है, इल्ज़ामिस्तान आता है, और खुद ये जो मखौलिस्तान आता है, और ये कुछ आप बाहर देखें, कोई हमें कोई यार ज़रा कोई थोड़ा सा रत्ती बार शऊर है। इस मुल्क में इस वक्त पता है मसूद भाई क्या चीज़ तरक्की कर रही है? पासपोर्ट का महकमा तरक्की कर रहा है। ज़रा जाके किसी भी पास अपने नुमाइंदे को भेजें, धड़ाधड़ लोग पासपोर्ट 7-7 बनवा लाख रहे हैं, और जिसके पास दरख्वास्तें एक दिन में आ रही हैं।
लोग सिफारिशें हाँ, करवा तो रहे हैं जिसके कि पास एक ऑप्शन भी, लोग सिफारिशें करवा रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं कि किसी तरह से उनका पासपोर्ट जल्दी बन जाए। दुरुस्त कह अच्छा रहे हैं आप। क्यों नहीं जाएंगे भाई? जिसके पास कोई थोड़ी सी भी अकल और शऊर की बात है, क्यों नहीं जाएंगे? औलाद बार भेजी नहीं जा सकती, अगवा कर लें, कोई मार दे, जान माल का तहफ़्फ़ुज़ कोई नहीं है, अगे कोई पता नहीं। अच्छा मजे की बात है, ज़रात सवा सत्यानाश हो चुका है, इंडस्ट्री सवा सत्यानाश हो चुका है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज़र मुबादला रुपया सवा सत्यानाश, महंगाई बेरोजगारी गुर्बत अवाम का सवा सत्यानाश। सबसे बड़ी बात है कि होगा क्या किसी को कोई पता नहीं हुकूमत में, करना क्या है किसी को कोई पता नहीं हुकूमत में, ये बुरान कब तक है किसी को कोई पता नहीं हुकूमत में, ये कब टलेगा किसी को कोई पता नहीं हुकूमत में। अच्छा दूसरी बात यह है कि अब मुझे बताइए कि जब इमरान ये इलेक्शन मैनेज कर लेंगे, मिसाल देते इलेक्शन नहीं होते, फिर क्या करेंगे? निगरान से छोड़ दें आईनी मसले के, निगरान सेटअप क्या होगा, निगरान हुकूमतों का क्या होगा, आगे कैसे जाएंगे, और फिर पूरी रहते अल्लाह पाकिस्तान को सदा सलामत रखे, रहते पाकिस्तान तक जिसकी जब चाहेगा वो इलेक्शन इन्हीं बहानों को जो हम आज रवायत बना के जाएंगे कि फंड नहीं है, बर्दमशुमारी, अमनो अमान वगैरह वगैरह, और वो मुलतवी कर लेगा और इनको भुगतना पड़ेगा। मैं मसूद अल्लाह आपकी लंबी ज़िंदगी करे, इन सारों को भी करे। ये देख लीजिएगा कि एक दिन आप इस पे कर रहे होंगे कि ये इन्होंने भी तो किया था, इलेक्शन मुलतवी किया था या तातुल या आगे किया था, इनके साथ भी। तो मसला ये है कि इलेक्शन हो गए तो आप क्या करेंगे? कोई किसी के पास है प्लान? इलेक्शन नहीं होते तो क्या करेंगे? किसी के पास नहीं है प्लान। इमरजेंसी नहीं लगती तो किसी के पास कोई प्लान है, इमरजेंसी लग जाती है तो किसी के पास कोई प्लान है, और अगर अगला 6 महीने का कोई प्लान, अगला साल का कोई प्लान, ये दिन ब दिन खराब होती सूरत हाल का कोई प्लान, रिवर्स में गाड़ी जो जा रही है इसका कोई प्लान, कुछ भी नहीं है। खालियत दिमाग है, दिन दिहाड़े डंग टपाओ एक दूसरे को मार रहे हैं। ये जो आप गुफ्तगू फरमा रहे हैं तकलीफ दे गुफ्तगू है, और आपने कई मरतबा सुना होगा, मैं प्रोग्राम में आके कहता हूं कि मुल्क जमूद का शिकार है, बिल्कुल एक जमूद का शिकार है। लेकिन जहां तक आप कह रहे हैं इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है, मैं कहता हूं प्लानिंग है इनके पास। और प्लानिंग क्या है? वो प्लानिंग अपने लिए है। जैसे केसेस ख़त्म हुए, जैसे ख़ुद को बचाया, कैसे सियासत बचानी है, कैसे केसेस ख़त्म कराने, मुल्क की आवाम की जो आप बात कर रही, बदकिस्मती से ऐसा कोई प्लान किसी के पास कहीं मौजूद नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। जनाब भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जनाब मुर्तज़ा सोलंकी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जनाब मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।